गुड मॉर्निंग। पहली क्लास है। इसके पहले पेपर 5 और पेपर 6 का सिलेबस देखा है थोड़ा बहुत, मतलब ऊपर ऊपर से। आज तो मैं थोड़ा सा डिकोड करा ही दूंगा उसको कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। अच्छा, कितने बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम से? नहीं, एक और दो। हिंदी में कैसा क्या है? थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है हम सभी लोगों ने, संधि पढ़ा हुआ है, समास पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें। ठीक है, अब मेनली काम क्या करना है थोड़ा सा हम इसमें देख ले रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले यदि आपने पुराने प्रश्न पत्र देखे होंगे तो स्टार्टिंग में जो है, अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो 2, 7 और 11 नंबर जैसा नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का भी होगा, 2 नंबर का भी होगा, 3 नंबर का भी होगा, 5 नंबर का भी होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पर 11 नंबर जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है। यहां पर सीधा आपको मिलेगा ठीक है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। चाहो तो लिखते जाओ। ठीक है, ये चीजें लिखते जाओ, बाद में क्या भूल जाते हैं। एक आध अलग से पेज बना लो, शायद सबसे पीछे का बना लो, इससे पता चल जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के इसमें प्रश्न आते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न देखोगे तो यहां पर क्या आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है। 3 नंबर में लघुत्तरीय प्रश्न मिल रहे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न के लिए हमको कितनी लाइन दी जा रही है? तकरीबन 3 लाइनें हमको देखने को मिलेगी, 3 से 4 लाइन आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें हमारा जितना भी सिलेबस है उसकी अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहां पर एक पहला टॉपिक लिखा है रस, तो रस से 3 मार्कर में क्या बन सकता है? ये रस की परिभाषा लिखिए, रस के प्रकार लिखिए, रस के अंग लिखिए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। कितने नंबर में आएंगे? 3 नंबर में। सेकंड नंबर देखोगे, छंद लिखा है, छंद से 3 मार्कर में क्या मिल सकता है? छंद की परिभाषा लिखिए, छंद के प्रकार लिखिए, छंद के अंग लिखिए। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। या 2 छंदों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से। ठीक है, यदि अनुवाद है तो अनुवाद से क्या बन सकता है? अनुवादक के गुण बताइए, अनुवाद की विशेषताएं बताइए, अनुवाद के प्रकार बताइए, अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो बताइए। ये सब किस में आएंगे? 3 मार्कर में। यदि हम संधि समास में देखें तो संधि की परिभाषा दीजिए, संधि के प्रकार बताइए, स्वर संधि के प्रकार बताइए, व्यंजन संधि की परिभाषा बताइए, विसर्ग संधि की परिभाषा बताइए। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी हमारे पास में टॉपिक हैं, एक एक करके उसके अंदर जो जो मटेरियल है, देखिए टॉपिक को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो पारिभाषिक रूप से कि हम उसे समझ रहे हैं, दूसरा डेप्थ रूप में। जैसे संधि पूछा गया, संधि में आपसे यह पूछा कि रमेश शब्द में कौन सी संधि होगी। ये 3 में नहीं पूछा जाएगा, ये कितने मार्कर में पूछा जाएगा? 2 में। कहां पर? इस जगह, ये देखो 2 मार्कर, 2 मार्कर में मिल रहा है। लेकिन संधि की परिभाषा बताइए, ये कहां पूछा जाएगा? 3 मार्कर। तो ये इतना हमें पूरा पता होना चाहिए कि कहां का प्रश्न कहां पे बनता है। यदि हम इसका PYQ देखेंगे, कल हम उसको एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहां से किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। तो 75 नंबर का तो ये आएगा। क्या 75 नंबर लाने यहां पर ला सकते हैं? क्या पूरे प्रश्न हो सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि हमारी कभी भी किसी भी टॉपिक की शुरुआत उन लाइनों से होगी, उन चीजों से होगी जो यहां पर पाए जाए। अब संधि की परिभाषा बताइए। अब संधि की परिभाषा मैं आपको नहीं बताऊं और सीधा मैं पढ़ाने लग जाऊं तो फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो जो समझ वाली चीजें हैं वो 3 मार्कर में पूछे, तो यहां से प्रश्न बनने चाहिए। और यहां पेपर 5 से जो भी पूछा जा रहा है, या पेपर 5 में कह सकते हैं कि कितनी ताकत लगाने पर हमें कितने नंबर मिल सकते हैं। तो यदि हमने पूरी ताकत लगा दी तो 150 प्लस यहां पर आप उठा सकते हो। और ऐसा पेपर 1, 2, 3, 4 में नहीं। जहां से आप उठा सकते हो तो वो केवल लास्ट के 3 सब्जेक्ट है, 4, 5, 6। इनमें अच्छी ताकत लगा लो,
प्रॉपर काम करें। इंग्लिश मीडियम में ये हो सकता है कि जो बच्चे हैं कि उनकी वर्तनियों में अशुद्धि हो सकती है, क्योंकि वर्तनी के नंबर कटते हैं। ठीक है, तो उस पर भी अपन काम करेंगे एक एक करके। जैसे ही हमारे 5-6 दिन निकल जाएंगे और थोड़ा बहुत कंटेंट आपकी कॉपी में आ जाएगा, फिर आंसर राइटिंग करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तो वहां से सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? आपका नाम क्या है? शब्बीर खान। तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। अब देखिए खा में, अब हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि हम टॉपिक देखते हैं, सब टॉपिक छोड़ देते हैं, और एक्चुअली ये हमारे पास में ये जीपीएस, ठीक है, कि हमें कहां जाना है और कैसे जाना है, दोनों ही हमको चीजें पता है। कि अब जैसे इन्होंने दिया है खा में, आप देखोगे रस, और रस में दो चीजें दी हैं, अंग और प्रकार। और पिछला आप यदि पेपर उठाओगे तो अंग और प्रकार से ही प्रश्न पूछे गए। उन्होंने आपको एक लाइन दे दी और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा विभाव है, इसमें कौन सा अनुभाव है। अब ये विभाव अनुभाव आपको कह रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये कुछ नहीं, ये उनके अंग है, और वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रकार में आपसे ये पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, कोई भी दे दिया गया, बोल दिया गया कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर बाग, इसमें कौन सा रस है। तो हमें बस समझना है कि हनुमान जी जा रहे हैं, उनकी पूंछ में आग नहीं लगी है, फिर भी सब जल के खाक हो गए। तो क्या आपको वीरता जैसा फील नहीं हो रहा? वीर रस हो जाए। तो जब पंक्तियों को पकड़ेंगे और उठाएंगे, कहट नटत रीजत खिजत, खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सोबा, कहत नटत रीझत खिजत। ऐसा लग रहा है कि नायक नायिका बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। अब आंखों ही आंखों में कौन बात करेंगे? नायक नायिका करेंगे ना, हीरो हीरोइन। आपने मूवी देखी और आपको लग रही हीरो हीरोइन एक दूसरे को देख रहे हैं और बस खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये कहाँ होगा? श्रृंगार रस में होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी लाइन है वहां पर कीवर्ड उठाना है और लिख देना। जरूरी नहीं है कि पूरा हमें साहित्य पढ़ना पड़े, जरूरी नहीं है कि हमें साहित्यिक दृष्टि से सोचना पड़े, और जरूरी नहीं है कि आपको मयंक शर्मा बनना पड़े। आप बिना मयंक शर्मा बने भी 150 प्लस ला सकते हैं, ये संभव है। इसमें बस हमें कीवर्ड पहचानने, यहां से ये उठाना है और लिख देना। इसके बाद में सबसे सरल छंद, दोहा, सोठा, चौपाई। ये सबसे इजी इसलिए मानता हूं क्योंकि यहां पर पूरा काउंटिंग पे खेल चलता है। आपने काउंट किया, काउंट करना आपको सही आता है, तो आप वहां पर कोई भी छंद पहचान सकते हैं, और यहां पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि यहां पर रस में तो कम से कम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे कि आपकी समझ विकसित हो सके, लेकिन यहां पर तो ये भी नहीं है। यहां तो आपको दिया है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभं सुदशरथ अजर बिहारी। उसमें आपने काउंटिंग की है, 1 2 1 2 1, पूरा 16 बन गया, काउंटिंग होगी, आपने चौपाई लिख दी, खत्म काम। मतलब यहां पर तो क्या हो रहा है, आपको समझ भी विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस आपको काउंटिंग करना आना चाहिए। अब छंद में एक दिक्कत और क्या है कि एक ही काउंटिंग के बहुत सारे छंद हैं, तो आयोग को फिर आप पर दया आई और उन्होंने केवल 3 दिए, दोहा, सोठा और चौपाई। कि भाई आपको ज्यादा नहीं करना, मैं आपको 3 दे देता हूं, आपको 60-70 छंद नहीं पढ़ने, वरना बच्चा लगा हुआ है। अब बच्चा क्या करेगा कि वो किताब लाएगा मोटी सी छंद की और पूरे के पूरे पढ़ मारेगा। अरे भाई, जब दोहा, सोठा, चौपाई लिखा है तो फिर क्यों तीसरे चौथे पे जाना? दोहा 13-11, सोठा 11-13, चौपाई 16, ये आपको रात में भी कोई उठा दे और ये काउंटिंग आपको याद रहनी चाहिए, आपका छंद में से पूरा का पूरा नंबर बन जाए। क्लियर है? हाँ, यहां से ये लेकिन ये हमें थोड़ा सा गहराई से पढ़ना है कि दोहा की विशेषताएं क्या हैं, चौपाई की विशेषताएं क्या हैं, सोठा की विशेषताएं क्या है, इनके लक्षण क्या क्या हैं, यहाँ पर क्या काउंटिंग कैसे की जाती है, कहाँ बीच में रुकना पड़ता है, इसको हमें गहराई से देखना पड़ेगा। क्योंकि जब उन्होंने नाम दिया है तो सीधी सी बात है, वो कितनी ही डेप्थ में पूछ सकते हैं, बट हमारे पास में अपने हथियारों में बिल्कुल धार होनी चाहिए कि भाई जब लगे और तब चला दो। इसके बाद में आ गया है अनुवाद। हो सकता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को अनुवाद में दिक्कत जाती हो, लेकिन अनुवाद के लिए भी 2-3 चीजें हमें बेसिक पढ़ लेनी चाहिए, जो कि हमने बचपन में पढ़ी हैं, बस उनको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। एक तो आपके सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव है या आपका अफर्मेटिव है, कौन से सेंटेंस है, उन सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ लिया जाए।
उसके बाद में टेंस का हमें ज्ञान हो कि कोई भी प्रश्न जो है वो कैसा पूछा जा रहा है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, या वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, किस में है। उसके बाद में थोड़े बहुत मॉडल्स। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2018 के पहले जो यहां से प्रश्न बनते थे वो कैसे बनते थे, एक पूरे पैराग्राफ में आते थे, बट अब पैराग्राफ खत्म हो गया। अब कैसे आ रहे हैं, केवल आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस में आपको या तो हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी करना होता है। तो सेंटेंस को करना इजी है, लेकिन पैराग्राफ को थोड़ा सा कठिन है। कारण क्या है, एक लाइन का संबंध दूसरी लाइन से होता है, तो उसमें दिक्कतें जाती हैं पैराग्राफ में, लेकिन अब इजी हो गया। अब एक चीज और देखने को मिली इसमें, क्या कि यहां पर जो आपका प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली है, जो ऑफिशियल वोकैब है, वो इसको जोड़ दिए। तो अब आपको ये पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी हो गया। पहले कहता था बच्चा सर इसको छोड़ दें, याद नहीं हो रहा, लेकिन अब नहीं। अब क्यों, क्योंकि इसका संबंध अब किससे हो गया है, अनुवाद से। अनुवाद की लाइनों में भी उन्होंने क्या कर दिया, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली को जोड़ दिया। क्लियर है, तो यहां पर ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्यों जरूरत है, क्योंकि 5 और 5 10 नंबर की तो यही आ रही है, तो 30 नंबर का तो ये और 10 नंबर का ये 40 नंबर। क्या इसे छोड़ना सही है, नहीं, बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सोचते हैं ना कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सर, हम कैसे कर पाएंगे, बहुत ईजी है। ये 3-4 चीजें 7-8 घंटे का कहीं से भी यदि हम टेंस वगैरह पढ़ लें और उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो यहां पर कवर हो जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे सर इसको हम छोड़ दें, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ड्रॉप कर जाओगे आप। ठीक है, तो ये गलती आप यहां पर मत करना। यहां पर ये अच्छा, एक बात और, ये जरूरी क्यों है प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली, कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद में जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आपको प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली पढ़नी ही पड़ती है। क्यों पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिनका काम आपको विभाग में पड़ेगा। ठीक है, जब आप विभाग में जाओगे तब आपको इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपको ये प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली आपको याद करना है, ये करना ही पड़ेगा, चाहे तो थोड़े थोड़े करके याद करते जाए। उसके बाद आ जाता है संधि और समास। संधि और समास कह सकते हैं कि पूरे व्याकरण की जान है, आधार है। ठीक है, संधि में हम क्या देखेंगे, संधि के प्रकार देख लेंगे, और प्रकारों के अंदर भी यदि हमें प्रकार मिलते हैं तो वो भी हम यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 20 क्वेश्चन बन रहे हैं संधि समास, मुहावरे और लोकोक्ति से। मुहावरे और कहावतें भी, अच्छा मुहावरे और कहावतें एक ही लगते हैं कि अलग अलग, अलग अलग, कैसे अलग अलग है, मुहावरे नहीं, नहीं, ये अंतर नहीं। और कुछ, मुहावरे जो होते हैं उनके साथ में क्रिया का संग्रहण होता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंखें लाल होना, 9 2 11 होना, ये जो होना जो है ना, ये क्या है, ये क्रिया का होना है। लेकिन जब आप कहावत की बात करते हो कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो क्या लास्ट में आपको क्रिया जैसा कुछ मिला, नहीं मिला। तो यहां पर जो क्रिया के साथ में, और जब क्रिया का रूप होता है तो वो बदलती है, क्योंकि क्रिया हमेशा किसके साथ बदलता है, काल के साथ बदल जाता है। ठीक है, व्यक्ति या सब्जेक्ट के साथ बदल जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, मुहावरा। जैसे मैंने अभी क्या बोला आपसे, आंखें लाल होना। अब इसको यदि आप किसी वाक्य में प्रयोग करोगे, तो मयंक ने सुमित को देखा तो उनकी आंखें या उसकी आंखें लाल हो गई। आपने ये नहीं बोला आंखें लाल होना, आपने क्या बोला, आंखें लाल हो गई। तो होना और गई ये बदला क्यों, क्योंकि क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाओं का स्वरूप बदलता है। तो मुहावरे आप जब भी देखोगे वो किसके साथ में होंगे, क्रिया के साथ। लेकिन आप जब वो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कहावतों की या लोकोक्तियों की,
वो बदलती नहीं है, कुछ भी कर लीजिए नहीं बदलेंगी, आप जैसे का तैसा ही रखेंगे। जैसे मैं लाला जी की दुकान पे गया और मैंने वहां का समोसा खाया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, सच ही कहा गया है ऊंची दुकान फीके पकवान। क्या बदला? नहीं बदल ही नहीं सकता। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो पंक्ति है ना लोकोक्ति की, वो सबसे लास्ट में लगाई जाती है। तो लोकोक्ति और कहावतों के बीच अंतर, ये सबसे फेवरेट प्रश्न है आयोग का, पूछता ही है हर 2-3 साल में, वापस से रिपीट हो जाता है। मुहावरे लोकोक्तियों के बीच अंतर बताइए, ठीक है, इनके बीच अंतर बताइए और संधि और समास के बीच अंतर बताइए। तो हर 2 साल में रिपीट होता ही है। एक बार आपको मैं पूरे के पूरे प्रश्न दिखाऊंगा PYQ, तो आपको जो है 3-4 बार ये आपको बार बार देखने को मिल जाएगा। 3-3 नंबर में यहां पर आ जाता। अब इसके बाद में 2-2 नंबर की है। अच्छा, 1-1 नंबर का आप सोच रहे होंगे क्या है। 1-1 नंबर की ये है, रस से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, छंद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के होंगे, टोटल कितने? 10। हाँ, वो बिल्कुल भाग कर देंगे, 2 भाग कर देंगे, एक में होगा रस, एक में होगा छंद, 5-5 पूछे जाएंगे। अब प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों में यहां पर लगभग कुछ याद करने का कंटेंट और होता है, जैसे विलोम हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, लेकिन कुछ समझने वाला भी कंटेंट, उनको देख लेते हैं। आपको पहले मिलेगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब जो पंक्चुएशन जिन्हें कहा जाता है। पंक्चुएशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? अच्छा, विराम चिन्ह हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? अच्छा लगता है इसलिए। गैप होना चाहिए। और गैप क्यों रखा जाता है? ताकि चीज बहुत क्लियर तरीके से सामने वाले को समझ में आए। अब देखिए, जब मैं यदि कोई बात बोल रहा हूं तो आप देखेंगे कहीं पर ठहराव है, कहीं पर मैंने जल्दी बोल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में मैंने पंक्चुएशन का यूज किया है, ठीक है, रुक रुक के बोल रहा हूं। अब इसी चीज को मुझे लिखना हो और मुझे कहीं पर ठहराव दिखाना हो, तो अब मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं शब्दों में तो बता सकता हूं, लिखने में कैसे बताऊंगा? तो फिर इन्वेंट किया गया विराम चिन्ह, कि विराम चिन्हों का, अब लिखने में तो आप बता नहीं सकते कि रुकना है, ठहरना है, तो वहां पर पंक्चुएशन लगाए जाते हैं, ठीक है। यदि कोई प्रश्न है तो भी उसमें, जैसे मान के चलिए मैंने कहा तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्या है? प्रश्न। तो लास्ट में मैंने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। ये हमें सामान्यतया पता है क्योंकि मैंने क्या बोला है? क्या। अब मान के चलिएगा कि मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोलता हूं जिसमें कौन, कहां, कैसे, क्या नहीं है। जैसे मैंने कहा तुम जाओगे, तुम कल जाओगे, फिर आप क्या समझेंगे ये क्या है? मैंने क्या कहा? कल तुम जाओगे या कल तुम इंदौर जाओगे। तो ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं या बता रहा हूं? क्योंकि मेरे बोलने का तरीका ऐसा है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसे मैंने कहा कल तुम बाजार जाओगे, तो आपने कहा हां या नहीं, इसका मतलब है मैंने जो पूछा है वो प्रश्न है, लेकिन इसमें कौन, कहां, कैसे का यूज नहीं हुआ। तो क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि हम जो बोल रहे हैं उसका भाव क्या है, उसके हिसाब से पंक्चुएशन लगते हैं, ना कि सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। अब मान के चलिएगा कि हम कौन, कहां, कैसे में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप बताइए क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा? वाह क्या कार है, अब नहीं लगेगा। लेकिन आप तो ये कह सकते हो सर इसमें तो क्या लगा है, WH वर्ड है इंग्लिश के हिसाब से, तो फिर तो लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा भाव क्या है? मेरा भाव ये है कि मैं केवल उस कार को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा हूं, वाह क्या कार है। इंग्लिश में भी कहते हैं ना, वाह व्हाट अ कार। अब व्हाट का यूज होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे? नहीं, हम तो एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भाव प्रकट हो रहा है। तो पंक्चुएशन किस पर काम करते हैं? सेंटेंस पर नहीं, भाव पर। आपका भाव क्या है, रुकना कहां है, कैसे रुकना है, वो सारी चीजों पर काम होता है। तो पूरा विराम चिन्ह हम यहां पर पढ़ेंगे। विराम चिन्ह से संबंधित 3 नंबर से भी प्रश्न बनते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4-5 विराम चिन्हों के नाम लिखिए, ठीक है। कोई विराम चिन्ह दे दिया गया उसके बारे में बताइए। ये सारी चीजें यहां से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है शब्द शक्तियां। मैं एक एक को अभी बताते जा रहा हूं कि समझ में आ जाएगी हमारे सिलेबस में क्या है और कैसा है,
ठीक है। शब्द शक्तियां, शब्द शक्तियों का मतलब क्या हो गया यहां कि शब्दों के अंदर भी कुछ ऐसी चीज हैं जिसके अनुसार आप उस बात को समझते हैं। जैसे मैंने कहा तुम गधे हो, तो तुम गधे हो गए, मतलब तुम्हारे दो कान निकल आए होंगे, आप ढहचू ढहचू करने लग गए होंगे, ऐसा आप हो गए क्या? नहीं हुए। तो गधे से मतलब क्या है? अब हो सकता है कि उसके गधे से संबंधित हमने उसको शायद मूर्ख मान लिया हो, यही मान लिया हो। तो मैंने आपको बोला कि तुम गधे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गधे बन गए, कि तुम्हारे 4 पैर होकर तुम चलने लग गए। यदि ऐसा होता तो हम उसे कहते अभिधा। अभिधा मतलब जो है उसको वैसा बोलना, वो अभिधा होता है। लेकिन जो है उसको किसी शब्द के द्वारा बताना, तो वो क्या होगा? वो होगा लक्षणा। हम कोशिश करते हैं कभी कभी कि अपनी इस जीवन जिंदगी में हम बात लक्षणा में करें, क्योंकि जब हम अभिधा में बात करते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, बात को थोड़ा सा एक पर्दे के पीछे से कर देते हैं कि लोगों को बुरा भी ना लगे और हमारी बात भी पहुंच जाए। तो गधा नहीं बोलना लेकिन आपको, कि नहीं सर ने बोला है कि हमें पर्दे के पीछे बोलना है तो तू गधा है, ठीक है। लेकिन लक्षणा क्या कर देता है, बात को थोड़ा सा डेकोरेट करके बोल देता है कि लोगों को थोड़ा सा बुरा ना लगे। अच्छा, एक और चीज है इसमें, व्यंजना, कि मतलब मैंने आपको कोई बात कही, तो तुम्हारा नाम क्या है? वैष्णवी ने अलग समझा, सवीर ने अलग समझा, तुम्हारा नाम क्या है? विजय, विजय ने अलग समझा। तो जब बात मैंने एक ही कही है लेकिन वैष्णवी अलग समझ रही है, ठीक है, सवीर अलग समझ रहा है, विजय अलग समझ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये व्यंजना हुआ। तो आप देख रहे हो शब्द की शक्ति कितनी है कि एक तो सीधा बोला जा रहा है, एक छिपा के बोला जा रहा है, एक ऐसा बोला जा रहा है कि सब व्यक्ति अलग अलग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने वाले के ऊपर है कि वो कौन कैसे समझता है। जैसे को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। अब यहां पर हमने बोला वृषभानुजा और एक तरफ बोला के हलधर के वीर। अब वृषभानुजा के दो अर्थ होते हैं, एक है वृषभ धन अनुजा। वृषभ का मतलब बैल और अनुजा का मतलब छोटी बहन। अब बैल की छोटी बहन गाय होनी चाहिए, गाय होगी ना, बैल की छोटी बहन कौन होगी? गाय हो जाएगी। वे हल धर के वीर, जो हल को धरने वाला कौन है? बैल। के वीर मतलब छोटा भाई, तो भी बैल। तो वृषभानुजा हो गई गाय और हलधर के वीर हो गए बैल। तो किसकी जोड़ी बनी? गाय और बैल की। तो ये लाइन यदि मैं किसान के सामने कहूंगा तो वो क्या समझेंगे? गाय और बैल। को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। लेकिन इसी लाइन को मैं बोल दूं किसी धार्मिक व्यक्ति के सामने तो वो क्या निकालेगा? वृषभानुजा, वृषभानु और जा। वृषभानु एक व्यक्ति रहे जिनकी पुत्री का नाम राधा था, तो वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। वे हलधर के वीर, हलधर कौन? बलराम, उनके छोटे भाई कृष्ण। तो हमने किसकी जोड़ी बनाई? राधा और कृष्ण की। तो मैंने बोली एक ही लाइन, लेकिन हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग समझा। जब ऐसी स्थिति आती है तब व्यंजना बनता। तो अभिधा सीधा बोलना, लक्षणा थोड़ा सा छिपा के। मैंने कहा खली का शरीर लोहे का है, तो सही में लोहे का है लेकिन वो मजबूत है, इसलिए मैंने संज्ञा किसकी दी? लोहे की। तो फिर वो क्या कहलाया? लक्षणा। और व्यंजना में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समझना। यहां से भी काफी अच्छे प्रश्न पूछे गए। विलोम शब्द, किसी शब्द का विपरीत शब्द, ठीक है। एक्चुअल में शब्द के कई अलग अलग आधार पर अलग अलग विभाजन किए जाते हैं। तो यदि मैं उन्हें अर्थ के आधार पर बांटूं तो अर्थ के आधार पर यदि किसी शब्द का एक अर्थ निकल रहा है तो उसे एकार्थी, अनेक अर्थ निकल रहे हैं तो अनेकार्थी, विपरीत अर्थ निकल रहे हैं तो विपरीतार्थी, और समान अर्थ निकल रहे हैं तो समानार्थी। तो हमें यहां पर दो चीजें दी गई, विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये क्या कर रहा है? विपरीत अर्थ दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? पर्याय अर्थात समान अर्थ दे रहा है। यहां भी क्लियर है? तो यहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे।
यहां से क्या, अच्छा इनके बीच में भी एक प्रश्न बनता है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। कितने नंबर में बनेगा? आपके दिमाग में नहीं सेट हो जाना चाहिए यार कहां पे कैसा प्रश्न बनने लगा। यदि आपको ये क्लियर हो गया ना तो बस आप उतने नंबर ले आओ। किसी भी सिलेबस में यदि आप रम जाओ, आपको उससे मोहब्बत हो जाए, आपको एक एक लाइन पता हो जाए, तो आप ये सोच लीजिएगा कि आधा कार्य तो आपका वहीं हो गया। बस आप पढ़ रहे हो। अब जैसे आपने निबंध वगैरह में आपको सारी चीजें पता है, पेपर 1 2 3 4 का आपको पूरा सिलेबस पता है, तो जब आप जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जो टॉपिक है मेरे इस पार्ट के इस हिस्से से रिलेट करता है। अब इससे क्या होगा, फायदा क्या है कि आप उसको उस हिसाब से पढ़ेंगे और अपने आंसर में आप उसको पुट कर पाएंगे। बस इतनी अवेयरनेस चाहिए, तब पीएससी इजी है। लेकिन आप बस किताब में लाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मेरा निकल जाएगा, तो आप उस भीड़ में सबसे पीछे रहेंगे। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, केवल गधे की तरह हम केवल किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, हमें बनना पड़ेगा घोड़ा। आ रहा है समझ में? इसलिए मैं इस सिलेबस को ना ऐसे डिकोड कर रहा हूं कि आप समझ सको कि कहां से कैसा प्रश्न बनेगा। विलोम शब्द से और क्या प्रश्न बन सकता है? विलोम शब्द की परिभाषा लिखिए, विलोम शब्द के प्रकार लिखिए, यहां तक प्रश्न बन सकते हैं। विलोम शब्द की लक्षण या विशेषताएं बताइए। क्या और कोई प्रश्न बन सकता है? कुछ नहीं। ये 4-5 प्रश्न यदि आपके शॉर्ट नोट्स में रहे तो आप खटाक से क्या करोगे, लास्ट के दिन 20-30 पेजों को एक बार बस देखोगे और आप देने चले जाओगे। लेकिन लास्ट के दिन आपको 300-400 पेज की यदि किताब पढ़नी पड़े, आप भंड हो जाओगे, नहीं होगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स सिनॉप्सिस जैसा कोई बाजार में एक चीज चलती है ना, वो सिनॉप्सिस ऐसा नहीं कि हमने किसी कोई भी व्यक्ति की चीजों को उठाया कि यार हमको लगे यार आदित्यनारायण तिवारी द्वारा सेकंड रैंक आ गए, चलो उनकी किताबों उनको कंटेंट को उठाओ और पढ़ लो, नहीं होगा। क्योंकि सिनॉप्सिस वो होते हैं जो आपकी कलम और आपके हाथों से बनाए गए, जिसमें आपका विचार दिखे, वो सिनॉप्सिस है। आ रहा है समझ में? वापस आते हैं, यहां पर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब है जहां एक कोई बड़ा सा शब्द हो या बड़ा सा वाक्य हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। अच्छा, इसमें और समास में थोड़ी सी समानता है। समानता भी, समास भी क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि लिखा था राजा का पुत्र, थोड़ा सा बड़ा था, उन्होंने समास किया और कर दिया राजपुत्र। नीला है जो कमल, बड़ा सा लग रहा था, उन्होंने क्या कर दिया, नील कमल। तो जब कोई बड़ी सी बात को छोटा करके लिखना, संक्षिप्त करके लिखना, वही समास का काम है, वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। बस समास में कुछ नियम होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कुछ नियम नहीं होते, और जहां नियम नहीं होते वहां पर आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में है तत्सम तद्भव शब्द। थोड़ी देर पहले हमने शब्दों के प्रकार का वर्गीकरण किया था अर्थ के आधार पर, और हमने 4 देखे थे, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी। लेकिन एक और विभाजन, एक और क्लासिफिकेशन होता है, किसके अकॉर्डिंग, कि उनका जन्म कहां हुआ है। यदि संस्कृत में वो शब्द जन्मे हैं तो तत्सम कहलाएंगे, हिंदी में जन्मे हैं तो तद्भव कहलाएंगे, किसी क्षेत्रीय भाषा में या बोली में जन्मे हैं तो देशज कहलाएंगे, किसी विदेशी भाषा में जन्मे हैं तो विदेशज कहलाएंगे। सुना है कभी तत्सम तद्भव देशज विदेशज? अब जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह जैसे ही उठा तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे रिक्शे से अस्पताल जाना पड़ा। अब पूरे सेंटेंस में कितने शब्द मैंने हिंदी के बोले? चलिए हिंदी को छोड़कर कितने बोले? तो सबसे पहले कहा कि जब सुबह मैं उठा तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी। ठीक है, अस्पताल, नहीं, उर्दू में से लिया गया है, लेकिन ये मूलतः किसका है? अस्पताल शब्द ना उर्दू है, ना अरबी है, ना फारसी है, ना हिंदी है, ये इंग्लिश शब्द है।
अब आपको सर इंग्लिश कहां से? अब क्या हुआ है, किसी शब्दों में जब धीरे 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 आए तो उनमें कुछ विकार हो गया, और विकार ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल का अस्पताल बन गया और लैंटर्न का लालटेन बन गया। आपने सुना होगा ना, ग्वालियर में एक जो है मंदिर है, सास बहू का मंदिर, तो उसमें सास बहू मिलेंगी कि आपको एक राजा मिलेगा सहस्त्रबाहु। अब सहस्त्रबाहु जो है, हमने बोला सहस्त्रबाहु सहस्त्रबाहु, सास बहू वो बन गए, ऐसे बना है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कहीं बीच में उसमें विकार हो जाते हैं, और विकार होने के कारण हम बोलने कुछ और लग जाते हैं, तो वो स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव, तत्सम जो संस्कृत से संबंधित है, तद्भव जो कि हिंदी से संबंधित, जैसे कृषक, किसान, कृषक संस्कृत है, तत्सम है, किसान तद्भव है, हिंदी है। घोटक, घोड़ा, घोटक तत्सम है, घोड़ा तद्भव है। अच्छा, अब तत्सम तद्भव में भी मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जो आपको थोड़ा सा इजी कर देगा, क्योंकि संस्कृत के जितने भी शब्द हिंदी में है वो तद्भव नहीं होंगे, उनमें से पर्टिकुलर आप एक उठाएंगे वो तद्भव होगा। जैसे आपने लिखा घोड़ा, या हाँ घोड़ा के ये पर्यवाची लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? अश्व लिखेंगे, तुरंग लिखेंगे, सैंद्रव लिखेंगे, ठीक है, और उसके अलावा घोटक लिखेंगे। लेकिन घोड़ा शब्द की बात करेंगे तो घोड़ा आपको इन चारों में किससे सिमिलर मिल रहा है? देखो चार बता रहा हूं, सैंद्रव से मिल रहा है क्या? नहीं। इसके अलावा तुरंग से मिल रहा है? नहीं। अश्व से मिल रहा है? नहीं। घोटक से मिल रहा है? हाँ, घा और घा सिमिलर है, बस यही हो। क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप जब तत्सम से तद्भव आपने बनाया है तो कुछ तो सिमिलर रहेगा, तो सिमिलर क्या है? घा और घा। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, हम उसको उसमें देख लेंगे। इसके बाद होता है पर्यायवाची, देख लिया, शब्द युग्म। एक पेयर दे दिया जाता है शब्द का, आपसे बोल दिया जाएगा अंग, अंक के अर्थ बताइए। आप सुनने में यदि मैं इसको बहुत स्पष्ट ना बोलता ना तो आपको दोनों एक जैसे सुनाई देते, अंग अंक तो एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों का अर्थ अलग अलग। जैसे मैंने कहा अवधि, अवधि सुनाई लगभग एक जैसा दे रहा है, लेकिन दोनों में अंतर। एक अवधि का मतलब क्या होगा? समय, और एक अवधि हमने कौन सी क्या सुनी है? भाषा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है और मध्य प्रदेश के थोड़े से उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। प्रभाव देखने को मिलता है, बोली नहीं जाती। बुंदेली में हल्की सी मिक्स होते हुए देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका शब्द युग्म, इनको देखेंगे। इसके बाद है वर्तनी शोधन। जिस तरीके से हमने बोलना शुरू किया तो हमारे शब्दों में परिवर्तन हुआ, सहस्त्रबाहु को सास बहू कहने लग गए। इसी तरीके से जब हमने लिखना शुरू किया तो हमने सुना कुछ और, लिखते कुछ और गए। तो जब हमने अपनी भाषाओं में बदलाव किया तब हमारे में कुछ विकार आए, ठीक है, और जब हमने लिखना शुरू किया तो हमारी भाषाओं में कुछ विकार आए। तो जो लिखने में विकार आते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? वर्तनी शोधन। जो लिखने में जिनका विकार आ जाए, आप आशीर्वाद अलग लिखते हैं, आप श्रृंगार अलग लिखते हैं, तो जब ये अलग अलग लिखे जाते हैं लेकिन आप इनको वापस से सही लेकर आए, जो शब्द भटक चुके हैं, जो लेखनी भटक चुकी है, उसको वापस लेकर आना ही क्या कहलाता है? वर्तनी शोध। ये जो गलत हो गया अब हम उसे क्या करें? सही लिख के, ठीक है। उसके बाद है वाक्य संरचना एवं प्रकार। वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और वाक्य के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो दो चीजें इन्होंने दी है। तो वाक्य के स्ट्रक्चर के लिए हमें उद्देश्य और विधेय की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है। इन दोनों के बिना आप वाक्य बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही सही। तो आप है, जैसे मयंक हिंदी पढ़ा रहा है, तो मयंक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, पढ़ा रहा है
आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट का भी यूज किया हिंदी, जैसे हिंदी में हम कर्म कह देते हैं, तो कर्ता क्रिया कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, उद्देश्य और विधेय की जरूरत पड़ रही है, तो वो वाक्य संरचना। प्रकार दो अलग अलग टाइप से वर्गीकरण होता है, एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेगा जिसे हम सरल वाक्य कह देते हैं, संयुक्त वाक्य कह देते हैं और मिश्रित वाक्य कह देते हैं। लेकिन जब हम बात करें अर्थ के आधार पर तो विधानवाचक वाक्य होता है, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कह देते हैं। इसके बाद निषेधात्मक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है, विस्मयवाचक वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। तो ये 8 अलग अलग प्रकार के आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। अब आता है 10वें नंबर पर शब्दार्थ। यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले अवलोकन किया होगा तो इस वाले नंबर पर आकर आप ठहर गए होंगे। जो ऑनलाइन देख रहा होगा वो बच्चे भी, और आप जो देख रहे हैं वो भी। शब्दार्थ क्या है भाई? तो शब्दार्थ जैसा कुछ अलग से टॉपिक पूरे हिंदी व्याकरण में नहीं मिलता, तो फिर इन्होंने क्यों दिया? कारण क्या है? अब जब है ही नहीं तो फिर कैसे हम करेंगे? प्रश्न उठता है ना कि शब्दार्थ दे दिया है, क्या है ये? क्यों शबीर साहब, क्या है शब्दार्थ? होगा, ठीक है। तो हम इन्हें अपने दिए हुए सिलेबस से किससे हम मैच कर सकते हैं? चल ऊपर का तो छोड़ दो, नीचे से कहीं विलोम शब्द से कर सकते? नहीं, विलोम से तो नहीं हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कर सकते हैं, हाँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हम 4th नंबर वाले से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कहा आजानुबाहु का अर्थ लिखिए। तो आजानुबाहु का मतलब क्या होता है? जानू से बाहु तक, ये आजानुबाहु होता है, ठीक है। अनिवार्य का अर्थ लिखा जाए तो जिसे करना आवश्यक हो उसे हम क्या कहेंगे? अनिवार्य कहेंगे। तो क्या हुआ कि आपने उस शब्द का अर्थ ही बताया ना, लेकिन वो एक हिसाब से क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और क्या हो सकता है? तत्सम तद्भव हो सकता है। कैसे? बोला गया सिंह का शब्दार्थ लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? शेर लिखेंगे, शेर ही लिखेंगे ना, वही शब्दार्थ है। तो वो क्या हो गया? तत्सम तद्भव हो गया। तो चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ। छठवा हो सकता है क्या? आपसे कहा गया आम्र का शब्दार्थ लिखिए, आप बोलेंगे आम, ठीक है। तो ये क्या है? वैसे तो पर्यायवाची है, लेकिन क्या है? शब्दार्थ भी हो गया। तो शब्दार्थ जैसा कुछ अलग से फंडा है नहीं। शब्दार्थ क्या है? इन तीनों का मिला जुला एक रूप है। शब्दार्थ का मतलब सीधा सा होता है कि एक ऐसी भाषा का शब्द जो हम अपनी समझने योग्य भाषा में बदलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वो शब्दार्थ है। बचपन में हमने संस्कृत में शब्दार्थ पढ़े होंगे ना, गृहम, तो गृहम का शब्दार्थ क्या होगा? घर। तो क्या था? उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें नहीं आती, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जो हमें आती है। तो एक प्रकार का ये अनुवाद ही है। अनुवाद भी कुछ, अनुवाद अलग से क्या है? नहीं है। जिस भाषा में सारी चीजें लिखी गई जो हमें नहीं आती, लेकिन उस भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं जो हमें आती है। अब वो चाहे अरबी से हिंदी हो, फारसी से हिंदी हो, या हिंदी से अरबी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप मेरे सामने कोई इंग्लिश का शब्द रख देंगे और पूछेंगे सर आप बताइए नहीं हाउस का मतलब क्या होता है, या एडहॉक का मतलब क्या होता है? तो एडहॉक का मतलब फिर मैं आपको कैसे बताऊंगा? एडहॉक का माई तदर्थ होता है। तो मैंने क्या किया? शब्दार्थ। अब शब्दार्थ से क्या हुआ? एक ऐसी भाषा का शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसको रूपांतरित किया ऐसी भाषा में जो आपको समझ में, तो वो शब्दार्थ। तो शब्दार्थ जैसा कोई लॉजिकल अध्याय टॉपिक है नहीं, ये इन तीनों का सम्मिश्रण। क्लियर है? तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जब तक ये सिलेबस नहीं समझोगे तब तक आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और कल की क्लास से मुझे सिलेबस की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, साथ में उसमें किस में कितने नंबर मिल रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। और कल की क्लास में जब मैं PYQs कराऊंगा तो वो आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सा कहां पे आ सकता है। क्या ये संभव है? संभव है। जब आप थोड़ा सा ध्यान से ये चीजें समझोगे तो हो जाएगा।
मतलब रात में भी कोई आपसे बोल देना कि यार विलोम शब्द किस में आएंगे, भाई 2 नंबर में, ये स्थिति होनी चाहिए कि यार यदि विलोम शब्द की परिभाषा पूछी, भाई 3 नंबर में आएगी, क्योंकि यहाँ तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर तो विलोम शब्द में ये पूछा जाएगा कि सत्य का विलोम बता दीजिए, ये 2 नंबर में आएगा, लेकिन विलोम शब्द की परिभाषा 3 नंबर में आएगी। ये बहुत क्लैरिफाई करके रखा है। और आयोग एमपीपीएससी की सबसे अच्छी बात ये है कि आप बाकी आयोगों की, बाकी पीएससी के आप सिलेबस देख लीजिए, वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये बड़ा जरूर है, वो डिफाइन बहुत अच्छी तरीके से किया गया, ये सबसे अच्छी बात। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में पल्लवन, पहले संक्षेपण भी था, संक्षेपण उन्होंने हटा दिया है, केवल पल्लवन बचने दिया है। संक्षेपण पल्लवन दोनों भाई हैं, जय बीरू की तरह, कोई बढ़ा के बोलता है तो कोई कम करके बोलता है। वैसे 2 भाई होते हैं ना, तो एक वो बहुत बहुत बोलता है और एक बहुत कम बोलता है, तो जो बहुत कम बोलता है वो एमपीपीएससी ने हटा दिया, जो बहुत ज्यादा बोलता है वो रख लिया। क्योंकि पल्लवन का मतलब क्या होता है, किसी छोटी बात को विस्तार पूर्वक कहना या लिखना, वो पल्लवन। संक्षेपण किसी विस्तार भाषा को, विस्तार पैराग्राफ को कम करके कम शब्दों में बोलना, संक्षेपण। तो संक्षेपण हटाया है तो पल्लवन बचा, और पल्लवन आपका सीधा सीधा 5 नंबर का होगा। तकरीबन 2 पेज दिए जाते हैं, तो 2 पेज में आप 1.5 पेज तक भी भरकर वहां पर आगे बढ़ सकते हैं। एक नई चीज जोड़ी गई है, वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों की बात करें तो 5 प्रमुख बोलियां देखने को मिलती हैं, लेकिन उन्होंने कितनी दी हैं, 4 दी, ठीक है। एक उत्तर की ब्रज भाषा इन्होंने छोड़ दी है, जो कि भिंड मुरैना साइड चलती है, पर ठीक है, हमें तो 4 की बात करना है, और सामान्यतः जितने भी सोर्सेज मिलते हैं उसमें 4 ही मिलते हैं, तो हम 4 को ध्यान में रखेंगे। एक है मालवी, मतलब जहां आप बैठे हैं और जिस क्षेत्र की भाषा है वो कौन सी है, मालवी है। इंदौर में बात करें, उज्जैन में बात करें, शाहजहांपुर में बात करें, नीमच, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, धार में बात करें, सभी जगह क्या मिलेगी आपको, मालवी देखने को मिलती है। और मालवी बहुत विस्तृत क्षेत्र में, इसकी कई सारी उपबोलियां भी हैं, सौंदबाड़ी भी है, रजबाड़ी भी है, उमठबाड़ी भी है, भीली भी है, तो कई अलग अलग उपबोलियां होगा, और उपबोलियों से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पिछली बार बना है कि मालवी की उपबोलियां बताइए, तो यहां से प्रश्न बनेंगे। निमाड़ी आ जाएगी, निमाड़ी मालवी की सहोदरी कही गई, मतलब एक ही मां से जन्मी हुई 2 पुत्रियां, वैसे ही एक ही स्थान से जन्मी 2 बोलियां। तो एक मालवी, बड़ी बहन कौन है, मालवी, छोटी बहन कौन है। तो कई सारी ऐसी चीज हैं जो आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलती हैं, तो समानताएं आपको मिलेगी। निमाड़ी में, निमाड़ी में के जितने साहित्यकार होंगे उनके बारे में बात करेंगे। सिंगा जी के बारे में उन्होंने पिछली बार में पूछा जा चुका है। बघेली कोई निमाड़ से है, अच्छा मालवी के कितने हैं, मालवा के 1 और 2, कहां से हैं आप, राजगढ़ ब्यौरा। अब राजगढ़ ब्यौरा में कौन सी बोली जाती है मालवी, उमठवाड़ी। अब हमें पता ही नहीं उमठवाड़ी क्यों बोली जाती है, क्योंकि आपके उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उमठवाड़ राजपूत रहा करते थे, तो उस क्षेत्र को उमठवाड़ कहा गया, और वहां की जो मालवी है वो उमठवाड़ी है। तो सामान्य मालवी से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वहां पर राजपूतों का जो भाव है वो देखने को मिलता है। आप कहां से, सीहोर से, तो सीहोर में भी, हाँ सीहोर में भी आपको, सीहोर में आपको देखने को मिलेगी आदर्श मालवी, जैसा उमठवाड़ी और आदर्श मालवी के बीच का एक जो है वो संयोजन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें आपको उर्दू का भी पुट देखने को मिलता है। चाहे वो भोपाल का जो आसपास का क्षेत्र हो, वहां पर मालवी भी है, हल्की सी उर्दू है, और थोड़ी सी हल्की सी बुंदेलखंडी भी देखने को मिलती है, बहुत छोटी सी, कुछ शब्दों का देखने को मिलता है। आप कहां से, हाँ अच्छा पांडुरना से हैं, तो पांडुरना में आप देखेंगे तो ये बालाघाट छिंदवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी है, पवारी, पवारी भोईरी, पवारी भोईरी, पवारी और भोईरी एक ही, क्योंकि भोयर राजपूत पवार राजपूत वहां थे, तो पवारी भोईरी आए। आप कहां से, सिवनी, सिवनी में कौन सी है, पवारी भोईरी चल रही, ठीक है। खरगोन, खरगोन तो निमाड़ है, निमाड़ी चल रही है, ठीक है। बैतूल से, बैतूल में कौन सी, नहीं ये हाँ ये जनजातीय बोलियों में आ गई। यदि हम सामान्य बात करें तो कौन सी चल रही है,
हल्का सा पुट तो रहता होगा ना, क्योंकि बैतूल मान के चलेगा कि नीचे के बालाघाट छिंदवाड़ा के क्षेत्र का भी और यहाँ का भी है। ठीक है, आप कहाँ से? हर कौन? निमाड़ी, निमाड़ी। ठीक है, तो ये बुंदेली बघेली वाले कोई नहीं है, मैं हूँ बुंदेली वाला। मेरी भाषा समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या मोड़ा का कर रहे हैं? अच्छे से पढ़ो लिखो, वरना गधा को गधा बोला जाता है, गधा बन जाओ। अब यहाँ पर जो है ना, अलग अलग करने की जो रीतियां हैं वो बुंदेली बघेली में समानता देखने को मिलती है। ठीक है, फिर बघेली की बात करेंगे, पूरा बघेलखंड जो क्षेत्र है आपका, रीवा, सतना, ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका? बघेली। बुंदेली में आपका सबसे ज्यादा बुंदेली खतरनाक देखने को मिलती है आपको सागर और दमोह के आसपास। वहां पर एक प्रकार चलता है खटोला, खटोला बुंदेलखंडी शुद्ध है, काय बिन्ना, बिन्ना शब्द का यूज किया जाएगा और ऐसे बोला जाएगा। तो अलग अलग तरीके से कुछ 4-5 चीजें हमें देखनी है। पहला तो इनका सामान्य परिचय, दूसरा किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, तीसरा इनकी कुछ उपबोलियां हैं तो उसे हम देखेंगे, चौथा यदि इनके साहित्यकार हैं तो इनके बारे में बात करेंगे, इन साहित्यकारों की इस संबंध में कौन कौन सी रचनाएं हैं वो हम देखेंगे, और यदि कोई प्रमुख साहित्यकार है तो उनके जीवन काल से संबंधित लोग देखेंगे। जैसे संत सिंगा जी के गुरु का नाम पूछा गया तो वो हमें समझना पड़ेगा, किसी की उपाधि दी गई है जैसे मालव मयूर किसे कहा गया है तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जितना भी सारा चीज हो सकता है वो यहाँ पर करेंगे। वैसे इसमें मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, पहले मैंने 3-4 चीजें दी थी जहां से 4-5 प्रश्न बने थे, बट 12 प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न जो है वो निकले थे, क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी साहित्य की एक 10th यूनिट है, उन्होंने सीधी की सीधी उठा के और हमारे प्रश्नों में डाल दी। अब उसमें तो लोक नाट्य भी पूछ लिया है। ठीक है, तो अब लोक नाट्य तो हमारे यहाँ पर कहीं लिखा है क्या? केवल 4 बोलियां लिखी हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यार हम ये थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएं जो वहां पर बता सके। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका सरल सा सीधा सा, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा, अपठित गद्यांश, इजी होता है। ठीक है, तो वहां पर आप इसको यहां से तकरीबन मान के चलिएगा 18 नंबर का है तो तीछिंग 18, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, 6 प्रश्न इसके अंतर्गत। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, क्योंकि कल की डेट से मुझे ये पूरा का पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन कितने नंबर किस में मिल रहे हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, शुरुआत यहीं से। बाकी मैं आपको कुछ याद करने के लिए नहीं दूंगा, बट ये तो याद रहना चाहिए। अब ये जो मैंने बोला कि कुछ याद करने को नहीं दूंगा, इसको आप सर्वथा झूठ मानिएगा, क्योंकि मैं याद करने के लिए दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। 1 मिनट। सिलेबस सभी के पास ही है ना? इसका एक हार्ड कॉपी निकलवा के, जैसे इन्होंने रखी है ऐसे रखी है, हार्ड कॉपी निकलवा के रख लेना। कम से कम 2-3 कॉपी होनी चाहिए, एक आपके साथ में और एक आपके जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे होना ही चाहिए, इसमें आप कमी मत बरतिए। चलो सर, जिनके पास बुक है आपकी हिंदी वाली, उनको नोट्स बनाना है क्या? देखो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिनॉप्सिस बना सकते हो छोटे छोटे। ठीक है, किताब क्या होता है कि आप लास्ट दिन आप उसको पूरा रिवाइज कर नहीं सकते, तो कोशिश करें कि थोड़े बहुत सिनॉप्सिस बना लें। ठीक है, सिनॉप्सिस बनाने से क्या होता है, जैसा भी मैंने बताया ना कि आप विलोम शब्द में कितने स्तर तक जा सकते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन तक। तो 3-4 क्वेश्चन आप बार बार देखोगे तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर वो सिनॉप्सिस में आपने 4 लिख लिए ना, तो लास्ट टाइम में क्या कर पाओगे, आप फटक से रिकॉल कर पाओगे, फिर आपको पूरा ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिनॉप्सिस तो बनाओ, और दूसरा लिखना तो है आपको। देखिए सीधी सी बात है, आप एग्जाम को समझिए कि क्या है, टिक लगाने वाला है। यदि टिक लगाने वाला होता तो मैं आपको सिनॉप्सिस का कभी नहीं कहता, लेकिन जब आपको अंततः लिखना ही है, उंगलियां घोरना ही है, तो फिर आप उसकी तैयारी करके जाओ ना। बात यही है कि आपने तलवार चलाना सीखा है और आपसे बाद में धनुष बाण चलवा दिया जाए,
जब आपको पता है कि आपको वहां धनुष बाण चलाना है तो आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। तो आप सिनॉप्सिस नोट्स बनाएंगे, इससे फायदा क्या होगा कि आपको अंततः रिकॉल करने में मदद मिलेगी। दूसरा, आप किस में रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार अभ्यास में रहेंगे। क्योंकि जब क्या होता है सामान्यतः जब कोई टेस्ट सीरीज लगाता है ना, उसके जब शुरू लिखना शुरू कर देता है तो विचार तो होते हैं, पढ़ो बहुत लिया लेकिन लिख नहीं पा रहे, हाथ दर्द कर रहा है, ये उंगली सुन्न पड़ जाती है। 2020 का जब मैंने मेंस दिया था तो जब जैसे ही मैं पहले दिन दे के आया तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो अंदर बिल्कुल घुस गई। ठीक है, अब आप दूसरे दिन सोचते हैं थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन फिर और घुस गई, वो नीला हिस्सा पड़ जाता है। कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस नहीं करने से ये दिक्कतें होती। तो यार सिनॉप्सिस बनाइए, ठीक है। और क्या दिक्कत है सर, एक बहुत जिज्ञासा वाला प्रश्न भाई पूछ लो, बहुत जिज्ञासा वाला प्रश्न। ये वाली जिज्ञासा या दूसरी वाली जिज्ञासा? यूट्यूब के वीडियो पर जितने लोग कमेंट करते हैं उनका सिलेक्शन ठीक है। पारिभाषिक प्रश्न शब्दावली में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम इकट्ठा याद करने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः आपको 10-20 दिन भूखा रखा जाए और 21वें दिन आपको कम से कम 30-40 किलो का खाना दिया जाए, मैं कहूँगा खाओ, भूख तो लगी है, ठीक है, लेकिन खाओ। खा पाओगे? थोड़ा सा खाने के बाद में आपको अपच हो जाएगा, वो पचना बंद कर देगा। तो हमारे साथ में भी दिक्कत है, हम 10-20 दिन तो घूमते हैं और 21वें दिन सोचते हैं कि हम पूरा याद कर लें, तो याद हो पाना कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा खाना है। मत उठाओ भाई आप 20-20, 30-30 एक साथ, आप उठाओ 5-5, 6-6 और उनका अर्थ समझो। थोड़ा सा गूगल करके देखो कि अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, एडोक है क्या, एडोक का संबंध किससे है। तो एडोक का संबंध आप देखेंगे तो आपको संविधान से संबंध मिलेगा, तदर्थ न्यायाधीश आपको मिलेंगे, तो तदर्थ क्या है वो आपको मिलेगा। जब आपके दिमाग में वो सेट हो गया, देखो क्या है, बहुत सीधी सी बात मैं बताऊं आपको कि दिमाग को वही चीज वो सेव कर पाता है जो उसको समझ में आता है। जब वो उसकी प्रोसेस में विघ्न डालता है ना, वो उसको फ्लैश आउट कर देता है, उसको नहीं चाहिए। लोगों को पहला प्यार क्यों याद रहता है, क्यों मोहब्बत याद रहती है? क्योंकि वो आपके दिमाग से भावों से जुड़कर घुस चुकी है। अब दिमाग फ्लैश आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल घुस चुकी है। और भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी इजीली आप जा सकते, लेकिन इनमें तो भाव होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, आप इनको बार बार रिवीजन करके और बार बार समझकर आप उस चीज को कर सकते। दो चीजों से आपके दिमाग में डेटा जाता है। जब हम रस पढ़ेंगे ना, तो रस में ये सब कुछ है। जब 33 संचारी भाव देखते हैं कि कौन सा रस क्या करता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं हिंदी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ये आपके साथ में ही है? नहीं, ये हर एक व्यक्ति के साथ में भाव हो सकता है, जिसे जड़ता कहते हैं। जड़ता ये हमारे दिमाग का एक भाव है कि जब कोई डेटा किसी सामने वाले स्पीकर के द्वारा दिया जा रहा है लेकिन वो डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, तुरंत हटाते जाता है। तो आप ये कहते हो यार सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो आपका दिमाग बार बार उसको साइड कर रहा है। तो ये होता है। एक और भाव होता है जिसे हम कहते हैं वितर्क। वितर्क मतलब क्या होता है, क्या तर्क वितर्क करना सही है या गलत है? सही है, ठीक है। अब ये हमारे दिमाग का भाव कैसा है? भाव ऐसा है कि मान के चलिएगा कि आपके दिमाग में पहले से ही उसका एक डेटा फीड है। मैंने कहा मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर है, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया और आपके दिमाग ने कहा नहीं भोपाल है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में जो फीड है वो क्या है, भोपाल है। क्योंकि जो मैंने पहले से पता किया है, जो मुझे बताया गया है वो भोपाल। तो आप क्या कहोगे, शबीर कहेगा सर आप गलत बोल रहे हो, आपको पढ़ाना नहीं आता, मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है। आपने वितर्क क्यों किया? क्योंकि मेरा डेटा आपके सेव डेटा से मैच नहीं कर रहा है, और जैसे ही मैच नहीं किया आपके दिमाग ने रिएक्ट किया कि नहीं गलत कर रहे हो। मैं कहूंगा शक्कर खट्टी होती है, आप तुरंत कहोगे नहीं सर मेरी जीभ ने, मेरी इंद्रियों ने यह पता किया है कि नहीं वो मीठी होती है, और इसके लिए एक नाउन रखा गया है। ठीक है, जब आप दर्शन पढ़ेंगे, सर दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें आपको मिलती है। जैसे मैं ये कहूंगा ना कि ये बोर्ड है, तो क्या ये बोर्ड है? नहीं है, ये गधा है। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी चीज का कोई नाम तय हमने किया है।
पहले से तय होकर नहीं आया। मैं यदि इसका नाम गधा रखता ना तो आप कहते हाँ सर गधा में अच्छे से दिख रहा है मुझे, लेकिन बनाई संज्ञाएं किसने बनाई है? मैं मयंक कौन क्यों हूं? क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरा नाम मयंक रखा है, ऐसे तो मैं कुछ हूं भी नहीं। तो दर्शन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये बात है पढ़नी है कि आप जो हो वो भी नहीं हो। फिर आ जाती है आत्म साक्षात्कार या आत्मा की बात, जो अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग दर्शन के द्वारा अलग दी गई। ठीक है सर, ये क्लास रोज चलेगी यूट्यूब? बेटा यूट्यूब पर केवल 7 दिन तक चलेगी, अब ये डेमो है। ठीक है, बुक कहाँ मिलेगी बेटा? मध्य प्रदेश के किसी भी स्टॉल पर चले जाओ, मिल जाएगी। भोपाल से हूँ, यहाँ बुक अवेलेबल बेटा वो भोपाल में आपको बुक्स एंड बुक्स पे मिल जाएगी। ठीक है, एमपी नगर में। ठीक है, चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी और आपका कुछ भी डाउट हो तो आप पूछते जाना, और आपका जो भी डाउट हो तो वो पूछते जाना।